अचानक असली बेटा हमारे दरवाजे पर आ जाता है। वो मेरी मां पर झपट पड़ता है, रोते हुए दावा करता है कि वह मेरे माता पिता का जैविक बेटा है। मां जम जाती है, लियो जम जाता है, मैं जम जाता हूं। लियो अपना हाथ ऊपर उठाता है और घोषणा करता है, हम सब डीएनए टेस्ट कराएंगे। मां के घुटने कांपने लगते हैं और वह तेजी से पापा को डायल करती हैं। हेरोल्ड, तुरंत घर आओ। शायद हम गलत बच्चा घर ले आए थे। हाँ, मुझे पता है। रुको, तुम्हें कैसे पता? याद है जब तुमने कहा था कि बच्चा बहुत रोता है और मुझसे उसे बदलने के लिए कहा था? तो मुझे एक ऐसा मिल गया जो रोता नहीं था। मेरा मतलब डायपर से था। हेरोल्ड, डायपर बदलो। फिर मां मेरे स्टडी रूम में आती हैं, उनकी आवाज धीमी और गंभीर है। मार्कस, मैं अब इसे तुमसे और नहीं छिपा सकती। सच ये है कि तुम हमारे जैविक बच्चे नहीं हो, लेकिन हमने तुम्हें हर दिन अपने बच्चे की तरह प्यार किया है और अब हमें तुम्हें जाने देना होगा। मैं इस ख्याल को मुश्किल से बर्दाश्त कर पा रहा हूं, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तुम्हारे जन्म देने वाले माता पिता ने हमें ढूंढ लिया है। वे अभी नीचे हैं, और वह बेटा भी, जिसे मैंने कभी नहीं देखा। वह बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। यह बहुत अजीब है। अब जब वह वापस आ गया है, तो मेरे पास तुम्हें वापस भेजने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कृपया इसके लिए मुझसे नफरत मत करना। मैं थोड़ी देर चुप रहता हूं, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाता हूं। फोन। क्या वह बिलियनियर सीईओ और क्लीनिंग लेडी वाली कहानी अभी भी अपडेट नहीं हो रही थी? आप इतनी जल्दी एक नए नोवेल के पीछे कैसे भाग रही हैं? मां सकपका जाती हैं। लेखक बहुत धीरे अपडेट करता है। मैंने उसे 6 DH दिया। चूंकि आप व्यस्त हैं तो मैं यहां से निकलता हूं। मां पूरी नाटकीय प्रतिबद्धता के साथ मुड़ती हैं। मैं जा रही हूं। बाहर जाते समय दरवाजा बंद कर देना। शुक्रिया। मां अपना अभिनय छोड़ती हैं और आह भरती हैं। तुम बहुत बोरिंग हो। क्या तुम बस साथ नहीं दे सकते? तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे हो। बिल्कुल भी मजेदार नहीं। मैं उन्हें घूरता हूं। किस तरह की मां रोमांस नोवेल को धर्म ग्रंथ की तरह मानती है और खाली समय में दृश्यों का रिहर्सल करती है? मैं काम पर वापस जाता हूं। फिर लियो अंदर आता है। मार्कस, बुरी खबर। तुम्हारी पहचान उजागर हो गई है। मेरा असली भाई यहां है। मैं सिर हिलाता हूं, लगभग सहानुभूति के साथ। तुम एक कदम पीछे हो। मैंने मां का भांडा फोड़ दिया है। उसने तुम्हें चेतावनी नहीं दी है ना? मैं लियो की तरफ गंभीर चेहरे से देखता हूं। तुम्हारे लिए सब खत्म हो गया है। तुम अब मां के पसंदीदा छोटे बच्चे नहीं रहे। उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। लियो मेरा हाथ पकड़ता है। नहीं मार्कस, सुनो। मैं गंभीर हूं। वास्तव में नीचे एक आदमी है जो तुम्हारा भाई होने का दावा कर रहा है। वह कहता है तुम मां और डैड के असली बेटे नहीं हो। वह कहता है कि वह है। मां घबरा रही है। तुम्हें खुद जाकर देखना होगा। मैं नीचे जाता हूं। वहां मां है और उनके बगल में एक ब्लीच किए हुए सुनहरे बालों वाला अजनबी पहले से ही रो रहा है। मां, आखिरकार मुझे आप मिल गईं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि मेरी जिंदगी कैसी रही है। मार पिटाई, चिल्लाना, छोटों को ठीक होने का मौका भी नहीं मिलता था। हमेशा उनका कोई ना कोई पसंदीदा होता था। हमेशा। जब दूसरा बच्चा आया तो सांस लेना भी जुर्म लगने लगा। मैं ये सब शांति से देखता हूं। बधाई हो मां, सपना सच हो गया। वह वाकई बिल्कुल आप जैसा दिखता है। सच कहूं तो हमें शायद डीएनए टेस्ट की भी जरूरत न पड़ी थे। मां भ्रमित होकर मेरी ओर मुड़ती हैं। वह 2 कदम धीरे धीरे पीछे हटती हैं। रुको, क्या? मार्कस, आओ, मुझे संभालो। मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं। इससे पहले कि मैं हिल सकूं, एथन पहले से ही उनके बगल में है। मैंने आपको संभाल लिया है मां। मैं अभी डैड को फोन करता हूं। उन्हें घर आने की जरूरत है। मैं करूंगा। मैं करूंगा। एथन हर जगह मौजूद है। खुद को अनदेखा करना असंभव बना रहा है। क्या मुझे डैड का नंबर रखने का भी हक है? लियो बुदबुदाता है। सारा ड्रामा कोई कौशल नहीं, जरूर मां का असली खून है। किस्सा खत्म। लियो मुझे देखता है। मार्कस, तुम्हारा काम हो गया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बस मुझे ले चलो। अगर तुम जा रहे हो तो मुझे यहां अकेला मत छोड़ो। डैड किसी के कुछ समझाने से पहले ही अंदर आ जाते हैं। परेशानी मत लो। मुझे पहले से ही पता है। मैं इस बारे में सब जानता हूं। मां उन्हें घूरती हैं। तुम्हें पता था? तुमने ही उस समय कॉल किया था। कितनी सुविधा है कि तुम हर विवरण भूल गए। मेरा निर्णय। मां पलकें झपकाती हैं। हां, तुम्हारा। तुमने कहा था कि बच्चा बहुत रोता है। कहा था कि वह तुम्हें रात भर जगाए रखता है। मुझसे उसे बदलने के लिए कहा था। तो मैं गया और एक शांत बच्चा ढूंढ लाया। मेरा जबड़ा खुला रह जाता है। मां, क्या आपने वास्तव में ऐसा कहा था? मेरा मतलब डायपर बदलने से था। डायपर बदलो। एथन और मैं बस एक दूसरे को घूरते रहते हैं। मां, डैड, कृपया मार्कस को इसके लिए दोष न दें।
हाँ, वह 20 से अधिक वर्षों से घोंसले में कोयल की तरह रहा है। वह जीवन जी रहा है जो मेरा होना चाहिए था, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। कृपया उसे बाहर ना निकालें। मैं आपसे मुझे स्वीकार करने के लिए भी नहीं कहूंगा। मुझे अंदर रहने की जरूरत नहीं है। बस मुझे हाउसकीपर के रूप में रहने दें। मैं आपकी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा। आपके करीब रहना ही काफी है। मैं बस यही मांगता हूं। दिलचस्प है, पीछे एक स्टोरेज रूम है, हम उसे खाली कर सकते हैं। क्या वह आपके लिए काम करेगा? ये थोड़ा छोटा है, लेकिन बनाए रखना आसान है। मैं आपको हमारा दैनिक शेड्यूल और घर के नियम भेज दूंगा। मुझे 5 मिनट दें। माँ डैड का हाथ पकड़ती हैं। एक शब्द और नहीं। मैं तुमसे बाद में निपटूंगी। वह मुझे सीढ़ियों की ओर जाते हुए देखती है और मेरी आस्तीन पकड़ लेती है। इस घर में काफी जगह है। मार्कस, मत जाओ। तुम यह भी नहीं जानते कि तुम्हारे असली माता पिता कहाँ हैं। तुम वास्तव में कहाँ जाओगे? एथन भी बीच में आता है, मेरा दूसरा हाथ पकड़ लेता है। माँ सही कह रही हैं। मार्कस, तुम उनके पास वापस नहीं जा सकते। मैंने उन लोगों के साथ नर्क देखा है। मैं तुम्हें वहीं भुगतने नहीं दूंगा। मेरे पालक माता पिता वे राक्षस हैं। नाटक करो कि तुम कभी उनके नहीं थे। संपर्क मत करो, जवाब मत दो, एक बार भी नहीं। फिर वह करीब झुकता है। आवाज एक तेज फुसफुसाहट में बदल जाती है। तुम इतने मंदबुद्धि क्यों बन रहे हो? ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम ये जानते हो। तुम मेरी जिंदगी जी रहे हो। तुम्हें यहां ऐसे खड़ी ढीडे होने का क्या हक है, जैसे तुम जगह के मालिक हो? 20 से अधिक साल तुम्हारे लिए काफी नहीं थे। मैं मुस्कुराता हूं। ठीक है, तो मैं डीएनए परिणाम आने के बाद ही चला जाऊंगा। एथन को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना शांत रहूंगा। परिणामों का इंतजार करते समय मेरी एथन के साथ जुड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वह मुझे अकेला नहीं छोड़ता। हर बार जब हम अकेले होते हैं तो वह मुझे परेशान करने का कोई नया तरीका ढूंढ लेता है। सब कुछ मुझे खुद बाहर निकालने के लिए बनाया गया है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या उसमें कोई रीढ़ भी है। ओछा, लगातार रोने के कगार पर और साजिशें, अंतहीन छोटी साजिशें। वह मेरे पैकेज खोलने का इंतजार करता है, फिर कमेंट्स करना शुरू कर देता है। ओह मार्कस, तुम्हारी पसंद कुछ अलग ही है। वह कोट जरूर बहुत महंगा होगा, मेरे जैसा नहीं। मैं खुद पर कभी खर्च नहीं करता। सालों से नए कपड़े नहीं खरीदे। मां तुरंत पिघल जाती हैं। ओह प्यारे, मां तुम्हें वह सब कुछ खरीद कर देंगी जिसकी तुम्हें जरूरत है। एथन तुरंत पासा पलट देता है, समर्पित बेटे का अभिनय करते हुए। नहीं नहीं, तुम दोनों पहले ही इतनी मेहनत करते हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप लोगों के करीब रहना ही काफी है। यह साबित करने के लिए कि वह कितना किफायती है, वह रात के खाने से बची हुई साफ की गई चिकन की हड्डियों को बचाने पर जोर देता है। कहता है कि वह कल सुबह इनके साथ शोरबा बनाएगा। वह सीढ़ियों के ऊपर मंडराना भी सुनिश्चित करता है जब भी मैं वहां से गुजरता हूं। जैसे ही मां दिखाई देती हैं, वह मेरा हाथ पकड़ता है और ऐसे पीछे हटता है जैसे मैंने उसे धक्का दिया हो। मार्कस, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? क्या मेरे लिए यहां कोई जगह नहीं है? मैं जानता हूं कि तुम मुझसे मां और डैड का ध्यान लेने के लिए नाराज हो, लेकिन मैंने इसमें से कुछ भी नहीं मांगा। मैं बस अपने माता पिता चाहता हूं। क्या यह इतना गलत है? मैं बिना एक शब्द कहे जाने के लिए मुड़ता हूं। मां की आवाज मुझे रोक देती है। मार्कस, पीछे मुड़ो। एथन से माफी मांगो, उसकी माफी मांगो। मैंने तुम्हें खिलाया और घर दिया, इतने सालों तक पाला, ये जानने के बाद भी कि तुम मेरे जैविक बेटे नहीं हो। मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा, और तुम थोड़ी सी कृतज्ञता भी नहीं दिखा सकते। मैंने तुम्हें इस घर में रखा है, इसलिए नहीं कि तुम एथन को धमका सको। ये बहुत ज्यादा है। तुम आज ठीक से माफी मांगोगे, और अगर तुम नहीं मांगते तो चाहे तुम्हारे पिता कुछ भी कहें, मैं तुम्हें खुद बाहर निकाल दूंगी। मैं उसे बिना परेशान हुए पूरा करने देता हूं। मां, एथन अभी आया है। वह नहीं जानता, लेकिन निश्चित रूप से आप भूली नहीं होंगी। ये पूरा घर सीसीटीवी कैमरों से ढका हुआ है। क्या फुटेज को एक साथ देखना चाहती हैं? मां अपना हाथ माथे पर रखती हैं। मैं भूल गई थी। ये ठीक है, ये ठीक है। अगली बार एक अलग कहानी आजमाते हैं, शायद एक अलग चरित्र प्रकार भी। यह वाला बहुत मूर्खतापूर्ण था, मेरी चीज नहीं। वह टूटा हुआ घायल दयनीय अभिनय जो तुमने पहली बार अंदर आते समय किया था, वह अच्छा था। वह वास्तव में मुझ पर काम करता है। एथन की आवाज सख्त हो जाती है। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम कह रहे हो कि मैं अभिनय कर रहा हूं, कि मैं मार्कस को फंसा रहा हूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब वह नहीं था। एथन का जबड़ा तन जाता है। तो अगर तुम्हारा मतलब वह नहीं था तो तुम बस वहां खड़े होकर क्यों देखते रहे, ये जानते हुए कि कैमरे चल रहे थे? तुमने मुझे पूरी तरह से मूर्ख बनने दिया। क्या मैं इस परिवार के लिए यही हूं, एक नाचने वाला बंदर? मां अपना सिर झुकाती हैं। तो क्या मेरा मतलब वह था या नहीं? जैसे ही एथन का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है, एथन का धैर्य अंततः टूट जाता है।
वह फूट फूट कर रोने लगता है। ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। सारा ड्रामा कोई कौशल नहीं और विश्वास करने लायक भी नहीं। शायद डैड को बस फर्जी डीएनए परिणाम बनाने चाहिए और इसे बाहर भेज देना चाहिए। मैं एक लंबी सांस लेता हूं। तुम और डैड वास्तव में एक दूसरे के लिए बने हो, एक ही सांचे से बने हो। अगली सुबह डैड एक पारिवारिक बैठक बुलाते हैं, आपातकालीन बैठक, हर कोई नीचे। लियो सीढ़ियों से फिसलते हुए आता है। क्या डीएनए परिणाम आ गए हैं? महान, बहुत महान। इस घर में पहले से ही पर्याप्त मानसिक रूप से अस्थिर लोग हैं और अब हम एक और जोड़ रहे हैं। मैं पागल होने के करीब हूं। एथन सोया नहीं है। उसका धैर्य जवाब दे रहा है। चूंकि परिणाम आ गए हैं, तुम इसके बारे में वास्तव में क्या करने की योजना बना रहे हो? जहां तक मैं जानता हूं, मार्कस के नाम पर काफी संपत्तियां और बैंक खाते हैं। वर्षों से तुम्हारे जन्मदिन के उपहार, बालिग होने के तोहफे। मैं उसके इस घर में रहने को नजरअंदाज कर सकता हूं, लेकिन जो कुछ भी उसने लिया जो मेरा था, वह वापस आना चाहिए। और लेन परिवार की बेटी के साथ वह सगाई, उसे अब और नहीं रहना चाहिए। क्या आपने लेन परिवार से इस बारे में बात की है? क्या वे इसे खत्म करना चाहते हैं या बस दूल्हे को बदलना चाहते हैं? व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि सगाई जारी रह सकती है। मैंने लड़की को देखा है, वह काफी सुंदर है। डैड उसे बीच में रोकते हैं। रुको, पहले इसे देखो। एथन लिफाफा फाड़ता है। उसका चेहरा खाली हो जाता है। यह सही नहीं हो सकता। मैं आपका बेटा कैसे नहीं हूं? मैंने अपने पालक माता पिता को बात करते सुना था। मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से कहते सुना था कि उन्होंने जानबूझकर बच्चों को बदल दिया था। वे चाहते थे कि उनका अपना बच्चा विशेषाधिकार प्राप्त जीवन जिए। वे अमीर लोगों से नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने हर दिन अपना गुस्सा मुझ पर निकाला। मां मेरी तरफ हैरान होकर मुड़ती हैं। तुमने अपने पिता को कब कॉल किया? मैंने तुम्हें नहीं देखा। मुझे इस बारे में कैसे नहीं पता था? मैं कंधा उचकाता हूं। मैं नहीं था। मैं हर समय तुम्हारे साथ रहा हूं। इसके बारे में सोचो। हम कुछ ही मिनटों की बात कर रहे हैं। इतनी जल्दी उन परिणामों को फर्जी बनाने का कोई तरीका नहीं है। मां इस पर विचार करती हैं, धीरे से सिर हिलाती हैं। क्या इसे विवाहित जोड़े की छठी इंद्रिय कहते हैं? एथन की आंखें ऊपर उठती हैं। किसी ने नमूने बदल दिए। बाल। वह तुम थे, है ना? तुम यह जीवन नहीं छोड़ना चाहते। तुम क्लोई को मेरे हवाले नहीं करना चाहते, इसलिए तुमने हमारे बालों के नमूने बदल दिए। तुम बेशर्म हो, बिल्कुल अपने असली माता पिता की तरह। खुद कुछ भी कमाने के लिए बहुत आलसी, हमेशा किसी और के जीवन और धन को चुराने की तलाश में। घृणित, नीच। वह मुझ पर हाथ भी उठाता है। उसकी मुट्ठियां उसके अभिनय की तरह ही कमजोर साबित होती हैं, लेकिन ड्रामा बीच में ही कट जाता है। मेरे पीछे से एक हल्की परिचित खुशबू आती है। किसी तरह बिना मेरे ध्यान दिए क्लोई मेरे ठीक पीछे खड़ी है और वह अकेली नहीं आई है। मिस्टर लेन उसके साथ हैं। डैड का चेहरा ऐसे बिगड़ जाता है जैसे उन्होंने कुछ खराब निगल लिया हो। तुम यहां क्या कर रहे हो? मिस्टर लेन मुस्कुराते हैं, शांत और अविचलित। क्या तुम वही नहीं थे जिसने मुझे आमंत्रित किया था? पूरी गरिमा, पूरा संयम। डैड उन्हें कभी पसंद नहीं करते थे, थोड़ा भी नहीं। जाहिर है जब मां युवा थीं तब वह और मिस्टर लेन एक दूसरे को पसंद करते थे। एक गलत फहमी ने उन्हें अलग कर दिया। मिस्टर लेन कभी इसे पूरी तरह से भूल नहीं पाए। उन्होंने दबाव डाला और हमारे परिवारों के बीच एक सगाई तय कर ली। डैड इसके पूरी तरह खिलाफ थे, लेकिन मां के लिए उनके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। समय के साथ डैड वास्तव में क्लोई को पसंद करने लगे, लेकिन वह मिस्टर लेन को जीतने देने से इनकार करते थे। इसीलिए वर्षों से डैड चुपचाप सगाई तोड़ने के लिए कोई भी बहाना ढूंढ रहे थे। इसलिए यह विचार कि डैड स्वेच्छा से मिस्टर लेन को आमंत्रित करेंगे मुझे बेहद संदिग्ध लगता है। मिस्टर लेन जारी रखते हैं, बिना किसी हड़बड़ी के। कुछ दिन पहले तुमने संपर्क किया था, कहा था कि बच्चों के साथ कोई गड़बड़ी हुई है। तुम सगाई पर चर्चा करना चाहते थे कि इसे रद्द किया जाए या बस दूल्हे को बदला जाए। मैं व्यापार के सिलसिले में शहर से बाहर था। आज ही वापस आया हूं, सीधे यहां आया हूं। डैड की आंख फड़कती है। डीएनए परिणाम आ जाए और तुम आज ही आ गए। तुम वास्तव में किसे मूर्ख बना रहे हो? स्पष्ट रूप से डैड ने एक बहुत ही सावधानीपूर्वक जाल बिछाया था। मिस्टर लेन ने बस उसके ऊपर से कदम रखा, फिर से चूक गए। मुझे स्वीकार करना होगा कि वह आदमी एक लोमड़ी है। फायदा उठाने के लिए एक भी दरार नहीं। एथन मेरे बगल में खड़ी क्लोई की तरफ देखता है। वह अपना कॉलर ठीक करता है और परिचय देना शुरू करता है। मैं वास्तव में तुम्हारा असली मंगेतर हूं। मैं इस परिवार का असली वारिस हूं। वह उसकी ओर बढ़ता है। क्लोई मुझे देखती है। यह कौन है? क्या वह विशेष रूप से मेरे लिए यहां आया है? कुछ चीजें जो आप गलत कर सकते हैं और बच सकते हैं। शब्द उनमें से एक नहीं है। वहीं रुको।
यहाँ बहुत अराजकता है मार्कस। तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर क्यों नहीं रहते? थोड़ी शांति और सुकून मिल जाएगा। डैड बीच में आते हैं। मैं ठीक ठीक सुन सकता हूं कि तुम क्या गणना कर रहे हो। मार्कस तुम्हारे घर क्यों रहेगा? डीएनए परिणाम यही है। तुम यहां क्या हलचल मचा रहे हो? अगर तुम किसी को ले जा रहे हो तो नकली वाले को ले जाओ। मेरे बेटे से दूर रहो। एथन का चेहरा लाल हो जाता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे एक और डीएनए टेस्ट चाहिए, लियो बीच में बोलता है। एथन वास्तव में मां जैसा ही दिखता है। क्या होगा अगर डैड ने गलती की हो? शायद हमें यह सुनिश्चित करने के लिए इसे फिर से चलाना चाहिए। मां इसे नजरअंदाज कर देती हैं। जरूरी नहीं है। मेरा चेहरा बहुत सामान्य है। बहुत से लोग मेरी तरह दिखते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। डैड मुझे देखते हैं। इसे फिर से चलाना मेरे लिए ठीक है। मैं अपना हाथ अपने माथे पर रखता हूं। वह सब सिर्फ वापस वहीं पहुंचने के लिए जहां से शुरू किया था। डैड मिस्टर लेन की तरफ मुड़ते हैं। मेरे बेटे की स्थिति फिलहाल हवा में है। तो ये क्या है? क्या आपका परिवार हिल परिवार के वारिस के साथ सगाई बनाए रखना चाहता है या विशेष रूप से मार्कस के साथ? मुझे सीधा जवाब दो। मैं देखता हूं कि डैड व्यावहारिक रूप से अपने हाथ रगड़ रहे हैं, बस मिस्टर लेन के एक तरफ चुनने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वह मां के सामने उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकें। मैं अपनी आंखें ढंकना चाहता हूं। इतने सारे पलों में ऐसा करने के लिए वह बस दिखावा ही करता है। मिस्टर लेन पहले बोलते हैं, हमेशा की तरह सहज। मार्क, अपने पिता को देखो। जिस पल थोड़ा सा भी संकेत मिलता है कि तुम शायद उनके नहीं हो, वह तुम्हें बदलने के लिए तैयार हैं। बिना एक सेकंड की हिचकिचाहट के, बस ऐसे ही त्याग दिया। उन्होंने यह सोचने के लिए भी नहीं रुकना जरूरी समझा कि तुम्हारी मां कैसा महसूस करेंगी। अगर यह मैं होता तो शायद मैं इतनी चिंता से ढह जाता कि इस सब में से किसी को संभाल पाता। मैं बाकी सब कुछ कैसे प्रबंधित कर सकता था? जब आप सोचते हैं ईमानदारी से, तुम्हारे पिता वास्तव में अधिक सक्षम व्यक्ति हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी मां ने उन्हें तब चुना था। मेरी मां, जिन्होंने बहुत सारे रोमांस नॉवेल पढ़े हैं, बिल्कुल उसी तरह की व्यक्ति हैं जिन पर इस तरह की मीठी बातें पूरी तरह असर करती हैं। वह हेरोल्ड को ऐसे घूरती हैं जैसे वह किसी अजनबी को देख रही हों। डैड की आवाज धीमी और तीखी हो जाती है। मेरे घर से बाहर निकलो, नीचता की हद तक, और तुम कभी नहीं बदलोगे। मैं ये कितनी बार कहूं, मेरे और तुम्हारी मां के बीच कुछ नहीं था, बस दोस्त और कुछ नहीं। लेकिन तुम कभी विश्वास नहीं करते और तुम मार्कस और क्लोई की सगाई को तोड़ने के रास्ते ढूंढते रहते हो। किस तरह का पिता ऐसा करता है? मिस्टर लेन ठंडी आह भरते हैं। उनकी आवाज नरम और आहत है। विवियन, कृपया उन पर बहुत कठोर मत बनिए। यह मेरी अपनी गलती है कि मैं इतना बेकार हूं। मेरी बेटी भी इसके लिए भुगतती है। डैड उन्हें घूरते हैं। उनका जबड़ा कस गया है, दांत पीस रहे हैं। मैं मां के भावनाओं में खो जाने से पहले उनके सामने आ जाता हूं। मां, अभी सिर्फ एक चीज मायने रखती है कि वह डीएनए टेस्ट दोबारा करवाया जाए। जरूरत नहीं है, डैड बिना डगमगाए कहते हैं। मार्कस हमारा बेटा है, मैं सुनिश्चित हूं, और मैं किसी को उसे हमसे दूर ले जाने नहीं दूंगा। मिस्टर लेन डैड की ओर एक हल्की मुस्कान के साथ मुड़ते हैं। क्षमा करें, मुझे एहसास नहीं था कि यहां असली निशाना मैं था। ईमानदारी से, जब तक विवियन खुश है, मुझे कोई समस्या नहीं है। डैड ऐसे दिख रहे हैं जैसे वे अभी फट पड़ेंगे। क्लोई मुझे देखती है। ठीक है, किसी को समझाने की जरूरत है कि यहां क्या चल रहा है। मां डैड का हाथ पकड़ती है। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? तुमने कभी बच्चों को बदला ही नहीं। बताओ कि तुमने ऐसा नहीं किया। और ईमानदारी से, जब आप इसके बारे में सोचते हैं, तो कौन सा समझदार व्यक्ति इसे बदलो सुनकर यह सोचता है कि पूरा बच्चा ही बदल दो? एथन का आत्मविश्वास टूटने लगता है। नहीं, यह सही नहीं हो सकता। मैं आपका बेटा हूं, मां। डैड, आप मुझे ऐसे कैसे बाहर निकाल सकते हैं? इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, सादे और पुराने कपड़े पहने एक मध्यम आयु वर्ग का जोड़ा अंदर आता है। आदमी की नजरें एथन पर टिक जाती हैं। तो तुम यहां छिप रहे थे, अमीरों को ठगने के लिए पूरा नाटक कर रहे थे, है ना? तुम छोटे चूहे। मैं तुम्हें बुरी तरह पीटूंगा। सोचते हो कि तुम किसी अमीर परिवार में घुस सकते हो, और तुमने ये कहने की हिम्मत की कि हमने बच्चा चुराया है। क्या तुम्हें पता है कि इसके लिए जेल की कितनी सजा होती है? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कमरे के दूसरी तरफ वह महिला मेरी आंखों में देखती है। उसका भाव केवल स्नेह से भरा है। क्लोई मेरे करीब आती है। अब तुम अभी भी हमें सस्पेंस में रख रहे हो। क्या चल रहा है? वह उस महिला की ओर बढ़ती है। मैम, मुझे एक अंदाजा लगाने दें। डैड पीछे मुड़ते हैं। तुम चुप रहो। तुम इतनी निडर होने के लिए बहुत छोटी हो। तुम्हारे पिता मुझे पहले ही काफी दुख देते हैं, और अब तुम मेरा पल भी चुराना चाहती हो। क्या तुम खुद को मुसीबत में डालने की कोशिश कर रही हो? कमरे में असली खतरे को भांपते हुए क्लोई,
डैड अंततः सच बताते हैं। पता चलता है कि जब हम सब डीएनए परिणामों का इंतजार कर रहे थे, डैड अपनी खुद की जांच कर रहे थे। उन्होंने उस रात के अस्पताल के रिकॉर्ड ट्रैक किए, हर चीज को डीएनए परिणामों के साथ क्रॉस रेफरेंस किया और जोड़ा कि वास्तव में क्या हुआ था। रीड परिवार ने तब बच्चों को बदला था, वह हिस्सा सच था। एथन उस बारे में झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन यहां वह बात है जो उन्हें नहीं पता थी। जिस रात बेबी एथन को अस्पताल के कमरे में मां के बगल में रखा गया था, वह पूरी रात लगातार चिल्लाता रहा, जिससे मां रात भर दर्जनों बार जागती रही। मां आखिरकार थक चुकी थी। हेरोल्ड, उसके साथ कुछ करो, वह सिर्फ रोता है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। डैड, जो मां के लिए कुछ भी कर सकते थे और जो ईमानदारी से उस बच्चे से हर मिनट चिढ़ रहे थे, उन्होंने बेबी एथन को उठाया और मैटरनिटी वार्ड में घूमने लगे। उस रात उस मंजिल पर 5 नवजात शिशु थे। डैड ने उस बच्चे को चुना जो उन्हें देखने में सबसे अच्छा लगा और उसे घर ले आए। वह बच्चा मैं था। रीड परिवार का चेहरा सफेद पड़ जाता है। क्या? नहीं, यह असंभव है। ऐसी चीजें बस ऐसे ही नहीं होती। इतने सालों तक हम अपने ही बेटे को पीट रहे थे। तुम झूठ बोल रहे हो। यह एक झूठ है। तुम्हें लगता है कि एथन बिगड़ गया है, इसलिए तुम हमें बाहर निकालने के लिए यह मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो। क्या तुम नहीं हो? मिस्टर रीड ने उंगली उठाई। मुझे पता था, कोई रास्ता नहीं। ऐसे घर में जीरो सिक्योरिटी है, अलार्म तक नहीं है। मिसेस रीड सहमत होती है। बिल्कुल, तुम सही कह रहे हो, यह जरूर कोई सेटअप है। क्लोई डैड की ओर सिर झुकाती है। आप इतने सुनिश्चित कैसे हैं? हालांकि किस वजह से आप पक्का कह सकते हैं कि मार्कस वाकई आपका है? सिर्फ डीएनए टेस्ट से? डैड उपहास करते हैं। वे अपनी जैकेट से कागजों का एक मोटा ढेर निकालते हैं। एक डीएनए टेस्ट गलत हो सकता है, इतने सारे एक साथ गलत नहीं हो सकते। मार्कस और मां, मार्कस और डैड, मार्कस और लियो, एथन और मां, एथन और डैड, एथन और लियो, हिल्स ऐसे ही काम करते हैं, पूरी तरह से। सब कुछ सुलझने के बाद डैड ने पुलिस को बुलाया। पता चला कि जांच करते समय उन्हें कुछ और ही मिला। रीड परिवार बच्चों की तस्करी के मामलों से जुड़ा था। बच्चों की अदला बदली उनके लिए काम करने के बाद उन्हें एक विचार आया, क्यों ना इसे एक बिजनेस बना दिया जाए। उन्होंने जितना सोचा यह उतना ही शानदार लगा, तो उन्होंने वास्तव में ऐसा किया। जहां तक एथन की बात है कि वह हमारे दरवाजे पर आने से पहले मां जैसा क्यों दिखता था, उसने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई थी। उसके अपने अनुमान के अनुसार लगभग 40% बदलाव। उसने सोचा कि डीएनए अकेले मेरे और मेरे परिवार के बीच के 20 वर्षों के इतिहास को पछाड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए उसने ऐसा चेहरा जोड़ा जो मां जैसा दिखता हो, ताकि बाधाएं उसके पक्ष में झुकें। उसने विशेष रूप से मां के फीचर्स को चुना क्योंकि उसने मान लिया था कि महिलाएं अधिक भावुक होंगी, आसानी से प्रभावित हो जाएंगी। उसने जिस चीज की उम्मीद नहीं की थी, वह एक ऐसा परिवार था जो किसी स्क्रिप्ट का पालन नहीं करता है। चेहरे की पूरी बर्बादी। रीड परिवार को ले जाने के बाद एथन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह लगातार दिखाई देने लगा। खैर, मेरे आसपास बिल्कुल नहीं, क्लोई के आसपास। क्लोई, मुझे बहुत खेद है। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मेरे माता पिता ऐसा करने में सक्षम हैं। मुझे नहीं पता था कि यह सब कैसे होगा। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? इस परिवार पर मेरा दावा झूठा हो सकता है, लेकिन आपके लिए मेरी भावनाएं सच्ची हैं। क्या आप मुझे खुद को साबित करने का एक निष्पक्ष मौका देंगी? मुझे आपको यह दिखाने दें कि किस्मत को छोड़ देकर मेरे बारे में सब कुछ मार्कस हिल से बेहतर है। मैंने बहुत सुन लिया। एथन, बाहर निकलो। मैं सिक्योरिटी गार्ड को इशारा करता हूं। एथन को बाहर निकाल दिया जाता है। क्लोए उसे जाते हुए देखती है। क्या वह वास्तव में बीमार है? वह मुझसे माफी क्यों मांग रहा है? मैं हंसता हूं। क्या यह समझना वाकई इतना मुश्किल है? तुम्हारे आसपास आने के लिए उसके पास और क्या बहाना है? क्लोई दूसरी तरफ देखती है। मुझ पर ऐसे मत हंसो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। पिछली बार उसने बिना पूछे मुझे किस करने की कोशिश की थी। मैंने उसे थप्पड़ मारा था। तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ देता। ऐसी कोई दुनिया नहीं है जहां मैं उसके साथ रहूं। बिल्कुल घटिया आदमी। एक बात है, यह सिर्फ मेंबर्स के लिए प्राइवेट क्लब है। मेंबरशिप 10 लाख से शुरू होती है। तुम उसे अंदर नहीं लाए, सो वह दरवाजे से अंदर कैसे आया? मैं इसके बारे में सोचता हूं। किसी ने तो उसे सपोर्ट किया होगा। उसे मेरे शेड्यूल के बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे होगी? तुम्हारे डैड और मेरे डैड के बीच कोल्ड वॉर आजकल बढ़ गई है, क्लोई कहती है। तुम्हारे डैड मेरे डैड को कभी पसंद नहीं करते थे, लेकिन वह मेरे साथ हमेशा सभ्य थे। जब से यह असली वारिस वाली स्थिति बिगड़ी है, वह मुझे एक सभ्य नजर से भी मुश्किल से देखते हैं। क्या तुम कह रही हो कि एथन ने मेरे डैड का मेंबरशिप कार्ड इस्तेमाल किया? मैं पूछता हूं। क्लोई मुझे रोकती है। मैं ऐसा नहीं कह सकती। आखिरी चीज जो मुझे चाहिए वो है तुम्हारे डैड का मुझे इल्जाम देना। मैं मुस्कुराता हूं। क्लोई,
जो ऊपर से बहुत विनम्र है, चुपचाप हर मौके पर मेरे डैड की पीठ में छुरा घोंप रही है। वास्तव में प्रभावशाली। मैं सोचता हूं डैड और मैं दुनिया को एक ही नजरिए से नहीं देखते, लेकिन कुछ अभी भी मेल नहीं खा रहा। क्योंकि माँ डैड को नजरअंदाज कर रही हैं, वह अपना गुस्सा लेना परिवार पर निकाल रहे थे, लेकिन इस घटना ने माँ के सामने लेना परिवार के प्रति उनकी सारी छिपी हुई दुश्मनी को उजागर कर दिया। वह जानते हैं कि इससे उनकी छवि खराब होती है। क्या वह वाकई इतने स्पष्ट होंगे? जानबूझकर एथन को क्लोई के सामने तमाशा करने के लिए भेजेंगे? मैं उठता हूं। घर जाने और डैड से खुलकर बात करने का समय आ गया है, लेकिन मैं कभी नहीं पहुंच पाता। घर जाते समय सब कुछ काला हो जाता है। मैं कभी डैड तक नहीं पहुंच पाता। मैं बंधा हुआ जागता हूं। जब मेरी आंखें खुलती हैं तो दुनिया मेरे नीचे डगमगाती है। एक नाव। मेरी कलाइयां और टखने पीछे से मोटी रस्सी से कसकर बंधे हुए हैं। हिलने डुलने की जगह भी नहीं है। इसे समुद्र के बीच में ले जाओ, इसे फेंक दो, कोई उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। तो पता चलता है कि एथन का असली निशाना मैं था। मुझे लगा वह क्लोई के पीछे था, लेकिन अगर उन्होंने मुझे खत्म भी कर दिया तो भी एथन हिल परिवार का असली वारिस नहीं बन सकता। मैं ये सब केवल और अधिक अपराध करने के लिए नहीं कर रहा हूं। मिस्टर रीड फुफकारते हैं। अच्छी कोशिश। तुम सच उगलवाने की कोशिश कर रहे हो। वह तुरंत समझ गए। ठीक है, एक आदमी जिसने बिना पकड़े गए वर्षों तक तस्करी का काम चलाया, उसे एक साधारण सवाल से धोखा नहीं दिया जा सकता। मिस्टर रीड मुस्कुराते हैं। क्या तुम सोचते हो कि मैं मूर्ख हूं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा? एथन और मैंने काम बांट लिया। दो तरफा हमला। वह उस दिमाग से खाली लेन लड़की के पीछे जाता है। मैं तुम्हें खत्म करता हूं। तुम बिना किसी सुराग के गायब हो जाओगे और तुम्हारे माता पिता उस खालीपन को भरने के लिए बेताब एथन को अपना लेंगे। वह तुम्हारी जगह ले लेगा, उनका ख्याल रखेगा। हिल्स की हर चीज हमारी हो जाएगी। क्या मैंने उन बच्चों को बदलते समय यही करने की योजना नहीं बनाई थी? वह हंसता है। मिसेस रीड थक चुकी हैं। क्या तुम बात करना बंद करोगे? तुमने पहले ही बहुत कुछ कह दिया है। तुम इसे ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हो, बस इसे अभी करो। वह मेरी तरफ मुड़ती है, आंखें ठंडी हैं। अगर चीजें वैसी होती जैसी होनी चाहिए थीं, तो वह तुम हो जिसे वर्षों तक पीटा जाना चाहिए था, मेरा एथन नहीं। हर बार जब मैं सोचती हूं कि उसने क्या सहा, तो मैं तुम्हें उन दिनों के हर दिन के लिए भुगतना चाहती हूं। खुद को भाग्यशाली समझो। मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगी। मिस्टर रीड आगे बढ़ते हैं। मैं पहले बोलता हूं। रुको, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि एथन तुम्हारी तरफ है? सोचो कि तुमने उसे चोट पहुंचाने में कितने साल बिताए। उसके पास तुमसे नफरत करने की हर वजह है। वह तुम्हारी मदद क्यों करेगा? उसने तुम्हारे प्लान का साथ दिया, तुम्हें मुझे पकड़ने दिया ताकि तुम पूरी तरह से आगे बढ़ सको। अपने रिकॉर्ड में हत्या जोड़ लो। वह तुम्हें जेल में देखना चाहता है, और भूलो मत, मेरा एक भाई है। सिर्फ एक बेटा खोने से मेरे माता पिता होश खो देंगे। इतने पागल कि किसी अजनबी को अपना लें और पूरी पारिवारिक संपत्ति सौंप दें। यही योजना है। एथन ने तुम्हें यह बेचा और तुमने वाकई विश्वास कर लिया। मेरी जैकेट पर यह पिन दिख रही है। यह तब से क्लाउड पर लाइव स्ट्रीम हो रही है। जिस पल यह नाव रुकेगी, तुम अपने प्यारे बेटे को पुलिस के साथ वहां खड़ा पाओगे। तुम्हारा काम खत्म होने का इंतजार कर रहा होगा। मेरे जाने के बाद एथन सिर्फ अंदर आकर मेरी जगह नहीं ले सकता, लेकिन अगर मैं चला गया और वही है जिसने तुम्हें पुलिस को सौंपा खुद तुम्हें पकड़ाया, तो क्या तुम्हें लगता है कि मेरे माता पिता उसे गोद लिए बेटे के रूप में स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आभारी होंगे? वह मेरी जिंदगी में आ जाएगा, लड़की पालेगा, राजा की तरह जिएगा, और तुम सिर्फ वे पत्थर हो जिन्हें उसने ऊपर जाते समय लात मारकर हटा दिया। उसकी बात मत सुनो। मिसेस रीड बीच में आती है। एथन हमारे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। बस इसे खत्म करो, अभी करो। वह कोशिश कर रहा है। बस मैं जारी रखता हूं। मैं अंधा नहीं हूं। इस कमरे में अभी एकमात्र व्यक्ति जिसके पास कोई रास्ता नहीं है, वह मिस्टर रीड है। तस्करी का मामला। पुलिस पहले ही उस पर काम कर रही है। वे अभी भी सबूत जुटा रहे हैं। लेकिन अगर वह तुम्हें किसी की हत्या करने के लिए उकसाती है, तो यह पूरी तरह से अलग आरोप है। क्या वह ठीक यही नहीं चाहती? तुम्हें छोड़ना, एथन के साथ बाहर निकलना और एक नई जिंदगी शुरू करना। सोचो, अगर यह योजना नहीं है, तो उसे तुम्हारी जरूरत क्यों है इसे करने के लिए? वह खुद इसे क्यों नहीं कर रही? मिस्टर रीड की आंखों के पीछे कुछ बदलता है, जैसे पहली बार कोई विचार बन रहा हो। वह अपने बगल में मिसेस रीड की ओर देखते हैं, हमेशा की तरह ठंडी और स्थिर, एक सांप जो वार करने के लिए इंतजार कर रहा है। और अगले ही सेकंड वे दोनों नाव पर ही एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। तभी मेरे डैड पहुंचते हैं, बिल्कुल सही समय पर। क्लोए का हाथ अभी भी थोड़ा कांप रहा है जब वह मुझे देखती है। मैं खुश हूं कि तुम ठीक हो। किस्मत अच्छी थी कि नेकलेस सस्ता था।
उन्होंने उसे लेने की जहमत नहीं उठाई। इसी तरह तुम सिग्नल ट्रैक कर पाए और मेरे पास इतनी जल्दी पहुंच गए। ये नेकलेस जब मैं 5 साल का था, डैड ने इसे मां के जन्मदिन के उपहार के रूप में खरीदा था। उस समय के आसपास मां एक नए रिलीज हुए क्रॉस नेकलेस की दीवानी हो गई थी। उनके पास हर दिन उसकी फोटो होती थी, रिलीज की उल्टी गिनती करती थी ताकि वह उसे लेते ही पकड़ सकें। डैड कुछ विचारशील करना चाहते थे, चुपचाप डिजाइन के हर विवरण को याद कर लिया। उनके जन्मदिन के लिए उसे पाने की योजना बनाई, लेकिन निश्चित रूप से इतनी प्रतीक्षा के बाद वह रिलीज के दिन कुछ ही मिनटों में बिक गया। घर के रास्ते में वह एक डॉलर स्टोर के पास से गुजरे और वहां खिड़की के डिस्प्ले में एक बिल्कुल वैसा ही क्रॉस नेकलेस था। डैड अंदर गए और उसे खरीद लिया, खुद से बहुत खुश थे। परिणाम एक जबरदस्त डांट और 1 हफ्ते अलग कमरे में सोना। प्यारी, सोचो ये कितना रोमांटिक है, डैड ने कहा। अगर तुम्हारे साथ कभी कुछ होता है तो मैं तुरंत तुम्हें ढूंढ सकता हूं। मैं हमेशा वहीं रहूंगा। यह सबसे बुरा बहाना है जो मैंने कभी सुना है। 1-2 कौड़ी का वेब उपन्यासकार भी इतनी बुरी चीज नहीं लिखेगा। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। नेकलेस आखिरकार मेरे पास आया। मैंने इसे कभी नहीं उतारा। मेरा यह कहना कि मुझे इसके पीछे का विचार वास्तव में पसंद है। यही वह चीज थी जिसने मां को डैड के प्रति इतना नरम कर दिया कि उन्होंने इसे एक असली नेकलेस के साथ भरपाई करने दी। उसके बाद मैं इसे आदत के कारण पहनता रहा। इसे उतारने के बारे में कभी नहीं सोचा और आज तमाम दिनों में से इसने वास्तव में मेरी जान बचा ली। रुको डैड, मैं उन्हें देखता हूं। एथन के पास आपका मेंबरशिप कार्ड क्यों था? मैं अपनी आवाज स्थिर रखता हूं, लेकिन मैं इसे जाने नहीं दूंगा। अगर यह ऐसी जगह न होती जिसे मैं अच्छी तरह जानता था तो मैं कभी अपना बचाव कम नहीं होने देता। डैड पलकें झपकाते हैं। क्या मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता बेटा। वह तुरंत बात बदलते हैं। क्या तुम उस समय लेन परिवार के प्राइवेट क्लब में नहीं थे? तुम मिस्टर लेन की नाक के नीचे से पकड़े गए और उन्हें पता भी नहीं चला। वह आदमी आखिरकार किस काम का है? तुम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते मार्कस। उसे जवाबदेह बनाओ। मिस्टर लेन धीरे से आह भरते हैं। वह सही हैं। यह मेरी गलती है। डैड उस पर कूद पड़ते हैं। देखा देखा, वह खुद स्वीकार कर रहे हैं। अगर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला होता तो एथन पहली जगह उनके क्लब में कैसे घुसता? और दूसरी बात, डैड, मैं उन्हें बीच में रोकता हूं। क्या आप अभी मुझे खुद समझाना चाहेंगे या आप इसे पहले मां को समझाना पसंद करेंगे? डैड तुरंत शांत हो जाते हैं। चलो बेटा, थोड़ी दया करो। वह चेहरा था, उसके पास तुम्हारी मां का चेहरा था। जिस पल मुझे पता चला कि वह मेरा बेटा नहीं है, उसे देखकर मेरी रूह कांप जाती थी। मैं उसे ठीक करने के लिए भुगतान करना चाहता था, उसका मूल चेहरा वापस लाना। उसने कहा कि वह इसे केवल एक शर्त पर करेगा, मेरा मेंबरशिप कार्ड। मुझे नहीं पता था कि यह इतना बिगड़ जाएगा। अगर मुझे पता होता तो मैं इसे कभी नहीं देता। मिस्टर और मिसेस रीड दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। तस्करी के आरोपों का सामना करने के अलावा अब उन पर अपहरण का आरोप भी लग गया है। कम से कम 15 साल की सजा। एथन को एक साथी के रूप में आरोपों का सामना करना चाहिए था, लेकिन मिसेस रीड ने उसके लिए जिम्मेदारी ले ली, हर चीज के लिए पूरी जिम्मेदारी का दावा किया। तब तक लड़ाई लड़ी जब तक एथन साफ बाहर नहीं निकल गया। आधिकारिक तौर पर इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, एक भी आरोप नहीं। लेकिन उसके बाहर आने के पहले ही दिन डैड ने लोगों को तैयार रखा था। उन्होंने उसे सीधे एक कॉस्मेटिक क्लिनिक में ले गए और उसका मूल चेहरा वापस पा लिया। इसलिए जब वह मुझे ढूंढने आता है तो मैं उसे पहली बार में पहचान भी नहीं पाता। तुम समुद्र की तलहटी में मर क्यों नहीं गए? तुम्हें गायब हो जाना चाहिए था। तब माँ और डैड ने मुझे अपना लिया होता, क्लोई मेरी होती। ये सब सही नहीं है। इसे ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं बहुत करीब था, मैं लगभग वहां पहुंच गया था। मुझे मुख्य चरित्र होना चाहिए था। हर किसी को मुझसे प्यार करना चाहिए और मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये सही नहीं है। कहानी ऐसे नहीं चलती। मैंने जितने भी उपन्यास पढ़े हैं उनमें से कोई भी ऐसे खत्म नहीं हुआ। मैं चुपचाप अपना फोन निकालता हूं और रिकॉर्डिंग शुरू करता हूं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह हमेशा ऐसा व्यवहार क्यों करता था। बहुत सारे रोमांस वेब उपन्यास, बहुत बहुत ज्यादा। मैं वीडियो सेव करता हूं और मां को भेज देता हूं। ये देख रही हो, जब आप बहुत सारे रोमांस उपन्यास पढ़ती हैं तो यही होता है। दिमाग सही से काम करना बंद कर देता है। मां की आवाज फोन पर आती है, दृढ़ और गरिमापूर्ण। मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया, हर एक को। मैं अब और नहीं पढ़ती। अगर विश्वास नहीं है तो लियो से पूछ लो। क्या मैंने हाल ही में उसे अपने किसी दृश्य में शामिल किया है? एक बार भी नहीं। तुम्हारी मां बड़ी हो गई है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। लेकिन मैंने कुछ और सुना था। जाहिर है
डैड एथन के चेहरे को लेकर इतने जुनूनी इसलिए थे क्योंकि मां सबको बता रही थी कि डैड बदल गए हैं, कि वह अब उनसे प्यार नहीं करते, कि वह साइड में किसी हमशक्ल को रख रहे हैं। मैं एथन पर और शब्द बर्बाद नहीं करता। अपने दिल की अच्छाई से मैं उसे शहर की सबसे प्रतिष्ठित मनोरोग सुविधा में भर्ती कराने की व्यवस्था करता हूं। फिर मैं उसके दैनिक अपडेट को एक रिपोर्ट में संकलित करता हूं और इसे सीधे मां के उपन्यास ऐप पर उनके नियमित पठन के लिए शैक्षिक सामग्री के रूप में अपलोड करता हूं। बाद में मुझे पता चला कि एथन वहां बुरी तरह से बिगड़ दाच रहा है, भावनात्मक रूप से पूरी तरह अस्त व्यस्त। ये दुनिया असली नहीं है, ये एक उपन्यास है। मैं कहानी का विलेन हूं। मैं अच्छा बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। क्या तुम जानना चाहते हो क्यों? अगर मैं परेशानी पैदा करना बंद कर दूं तो लेखक के पास प्लॉट खत्म हो जाएगा, शब्द गणना कम हो जाएगी, डेडलाइन मिस हो जाएगी। हाँ, हाँ, बिल्कुल उसी तरह की 2 कौड़ी की वेब उपन्यासकार। डॉक्टर मुझे एक तरफ ले जाते हैं। जब वह बिगड़ता है तो वह खुद पर ही हमला करता है, लेकिन दूसरी बार वह पूरी तरह से जागरूक, बिल्कुल स्पष्ट होता है। अंदर से एथन चिल्लाता है, सुनो, असली वारिस और नकली वारिस को दुश्मन नहीं होना चाहिए। हम एक साथ बहुत रोमांटिक हो सकते हैं। मैंने इस विषय पर व्यापक रूप से पढ़ा है। मुझे बाहर निकालो और मैं इसे साबित कर दूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यह वास्तव में कैसे किया जाता है। खुराक बढ़ाओ,